हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया चैप्टर से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं हिंदी में इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है, या फिर उसे रब क्यों किया जाता है, या फिर उसे साफ़ क्यों करना चाहिए। तो देखिए आंसर है, मैग्नीशियम रिबन इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम रिबन है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब भी इसका स्टोर किया जाता है, जब भी इसका संचय किया जाता है, जब भी इसे एकत्रित किया जाता है, तो टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पर, इसकी सतह पर जो है ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। और ये जो है उस पर परत जमी रहती है। एंड प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम विद रिबन। और ये जो है आगे जो है फर्दर उसके संग रिएक्शन क्रिया को कर सकती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को जो है क्या नाम है, जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से, या फिर सैंड पेपर से उसको रगड़ लेना चाहिए, जिससे उस पर ऑक्सीजन की जो लेयर हो वो हट जाए और वो आसानी से जो है जल पाए। तो देखिए हमारे पास ये Mg है, Mg प्लस O2 ऑक्सीजन की फॉर्म होती है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2 प्लस आता है, 2 माइनस आता है, प्लस नहीं 2 माइनस आता है। और जो मैग्नीशियम होता है उसकी वैलेंसी 2 8 2 12 होती है, अर्थात +2 होती है। उसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो है क्या नाम है, जो मैग्नीशियम है इसके आवेश को हम लोग नीचे लिखते हैं, और ऑक्सीजन के भी उसको लिखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, तो इसी लेयर को हम लोग हटाते हैं, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को स्टोर किया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को बना लेता है। तो इस लेयर को जो है क्या नाम है, हम लोगों को पहले सैंड पेपर से रगड़ करके उसको हटा देना चाहिए, ताकि हमारी जो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जल पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बुक से मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, आ सॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो एक एक्स जो है तत्व है या पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहले नंबर पर हमें बताना है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है हमें। सेकंड नंबर पे हमारे पास है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एबव द वाटर। तो जो फर्स्ट में हम लोगों ने रिएक्शन नाम बताया उसकी जल की संग उसकी अभिक्रिया को हमको दर्शाना है। तो देखिए आंसर को हम लोग देखते हैं फिर समझते हैं। तो द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो वह सब्सटेंस, वह पदार्थ कौन सा है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड नंबर पे है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्शन करेगा, किसके संग अभिक्रिया करेगा, विगर्सली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग सेलेक्ट लाइम कहते हैं। तो इस समय पर जो कैल्शियम रिएक्शन कर रहा है क्विक लाइम है, बिना बुझा हुआ चूना है, और जब जल से क्रिया करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बन जाएगा। इसकी रिएक्शन को भी यहाँ पर दर्शाया गया है।
तो देखिए सब्सटेंस का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, रट लीजिए। जल के संग हम लोगों ने रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन करवाने के बाद जो है जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ प्राप्त हुआ है वो बुझा हुआ चूना है। कैसा चूना है, ये बुझा हुआ है, अर्थात शांत चूना है, बुझा हुआ है, ठीक है, बुझा हुआ है। और ये जो है अभी क्रिया करेगा, क्रिया करेगा अर्थात अभी ये शांत नहीं है। इस क्वेश्चन के यहाँ पर जैसे रिएक्शन को भी दर्शाया गया है, तो आप इसे याद कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब भी हम लोग कॉपर सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर विलयन के अंदर किसी भी आयरन की चीज़ को डालते हैं तो उसका जो है कलर क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट, जब भी किसी भी लोहे की कील को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन क्या करता है, वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है। वो जो है कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। सॉल्यूशन फॉर्म आयरन सल्फेट, और सॉल्यूशन आपका आयरन सल्फेट बन जाता है। और ये आपकी किताब के अंदर चित्र के द्वारा भी बताया गया, विच इज ग्रीन कलर, और इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन को हम लोग Fe कहते हैं, ये फ्यूरस वर्ड है, और ये कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक याद करने का तरीका बताया था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कुछ तो हींग में कुछ आ गया, कॉपर आ गया, फीके पकाता है, पहले आ गया। तो आयरन ज़्यादा ताकतवर है, तो आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत, विस्थापन अभिक्रिया के तहत आयरन जो है कॉपर की पोजीशन को ले लेगा और कॉपर को वहाँ से हटा देगा। तो जो आपके पास आयरन का कलर है वही कलर आपके पास ग्रीन अर्थात हरा वहाँ पर हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको दिखा रखा है। कॉपर सल्फेट पहले कैसा था, तो कॉपर सल्फेट पहले जो है आपका ब्लू कलर का था, अर्थात नीले रंग का था, और बाद में वो कैसा हो गया, ग्रीनिश हो गया, और कॉपर उसमें से सेपरेट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से याद कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, जैसा पहले वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो सोडियम है, सोडियम इज अ ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस। तो इस स्थिति में जो आपका उपचयित पदार्थ है वो सोडियम है, सोडियम है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका जो है क्या नाम है, वो अपचयित पदार्थ है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वाले के अंतर्गत हमारे पास जो उपचयित पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड है, इज रेड्यूस्ड टू कॉपर। तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, आपके पास कॉपर जो है इससे जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, वाइल हाइड्रोजन गेट्स, जबकि हाइड्रोजन के अंदर वो जुड़ रहा है। तो आपका जो उपचयित पदार्थ है वो हाइड्रोजन है, और जो अपचयित पदार्थ है वो आपका कॉपर ऑक्साइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग जैसे अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। तो ये हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग दोनों तरफ जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या को बराबर करते हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मान लीजिए सिंबल है, और आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपकी RHS है। ये आपकी क्या है, RHS है। तो इस जगह पर जैसे हम देख पा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे सिंबल में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने हैं इधर की साइड में, तो एक यहाँ पर हो गया, और इसके संग लगाओ दो, तो 3 हाइड्रोजन है। और इधर की साइड में यदि हम देखें तो एक N भी आपके पास आ रहा है। तो N कितने हैं, तो N हमारे पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर सिंगल आपको N दिखाई दे रहा है, तो N सिंगल है। और यदि हम जो है Ca की बात करें, कैल्शियम की, तो कैल्शियम इधर की साइड में आपके पास कितने हैं,
तो कैल्शियम भी यहाँ पर आपके पास 1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपके पास 2 ये हो गए और 3 2 5 है। और ऐसा हम इधर की साइड में यदि देखें तो हमारे पास कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं इधर की साइड में, कैल्शियम इधर की साइड में 1 है आपका। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर 2 है। और इधर की तरफ हम यदि बात करें तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 1 है। नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, कैल्शियम भी 1 और नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो हमारे पास 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 है इस जगह पर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा जब भी बैलेंसिंग हम करेंगे तो इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखा कि किस चीज़ की कमी है हमारे पास, तो जो चीज़ की कमी होती है हम उसी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, जो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं तो हमने इसके आगे 2 को लगा दिया। तो 2 लगाने से आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगाया तो इस जगह पर हाइड्रोजन लगाने से 2 H अर्थात 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 2 इधर 4 हो गए, और यहाँ पर 2 लगाने से यहाँ भी इधर दोनों तरफ लगेगा 2, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन 4 4 हो गए जो बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से आपके पास जो है कैल्शियम तो उतना ही था और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है, तो ये पहले से ही आपके पास ये बैलेंस हो चुके हैं, तो केवल 2 लगाने से ये आपके पास बैलेंस हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन को हम लोग इसी प्रकार से अणुओं को करके व्यवस्थित करके उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने सिंबल को लिखा S, और इधर की साइड में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इधर की साइड में हम लोगों ने राइट हैंड साइड को लिया। तो इधर की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर कि आपके पास कितने हैं। यहाँ पर इस जगह पर जो है आप ऊपर देखोगे तो उस जगह पर आपके पास, यहाँ पर देखिए हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास इधर की साइड सिंबल हो गया, इधर LHS हो गया आपके पास और इधर RHS हो गया। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सोडियम है Na जिसका सिंबल है वो हमारे पास 1 है और इधर की साइड में 2 है। और इधर हम यदि हम देखें किस चीज़ को, यदि हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 1 और 4 और 1 5 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। और इधर हम देखें तो 5 ऑक्सीजन है, इधर देखें तो कितने 5। इसी प्रकार से हम और देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन हमारे पास इधर की साइड में 3 है और इधर हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास इधर की साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 3 है और इधर हाइड्रोजन हमारे पास ओनली 2 है। इधर की साइड में कितनी हाइड्रोजन है, 2 है। और इधर की तरफ यदि हम और देखें तो हमारे पास सल्फ़र भी एक, सल्फ़र और वो दोनों 1 1 हैं। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे 2 को लगा देंगे। तो 2 लगाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम के भी इधर 2 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गया। और 2 लगाने से इधर की साइड में क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो ये हाइड्रोजन के भी इधर की साइड में 2 हो जाएंगे आपके। हाइड्रोजन भी इधर की साइड में कितने हो जाएंगे, नहीं 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर की साइड में आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो ये भी बैलेंस हो गया आपके पास, और वो तो आपके पास पहले से ही बैलेंस था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले का सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, तो आपका सिल्वर क्लोराइड और क्या बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट आपका बन रहा है। तो ये तो आपको मेरे हिसाब से शायद बैलेंस ही है, बैलेंस है पूरा। और नेक्स्ट वाली के अंदर भी हम इस प्रकार से उसको बैलेंस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। लोग अपनी बुक के अंदर से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और मेरी अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लगातार पेपरों में मैंने देखा पूछा जाता रहा है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। तो हम लोग जो है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका हमें डिस्क्राइब करना है, इसका हमें वर्णन करना है। तो जैसे हम आंसर को अपने पास इंग्लिश में देख पा रहे हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। तो जो हमारे पास ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, फिर हमारे जीवन को चलाती है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी फूड वी गेट। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं, फिर भोजन खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब भी डाइजेशन होता है, लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ फूड आर
broken down into simpler substances such as glucose। तो आपके पास जो फूड के अणु हैं बड़े, वो जो है क्या नाम है आपके पास सिंपल सब्सटेंसेस में, स्मॉल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म ग्लूकोज आपको प्राप्त होता है। ग्लूकोज कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है वो उसका संयोजन होता है ऑक्सीजन का, और ये आपकी कोशिका के अंदर एनर्जी को उपलब्ध कराता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबस्शन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इस क्या बोलते हैं, इसका जो होता है जो स्पेशल नाम है वो कंबस्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसे दहन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास ऊर्जा निकल रही है, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है जिसके अंदर जो है ऊष्मा निकलती है, तो इसे हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की जब हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी तो वहाँ पर हम लोगों ने समझा था। तो इस जगह पर जो आपका ग्लूकोज है प्लस में ऑक्सीजन से आपकी तुलना करता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा को देता है। तो इसी वजह से हम लोग श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिएशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो देखिए आंसर है अ रिएक्शन इन विच इनसोलेबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिएट। तो जब भी आपकी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो पदार्थ उसमें घुल नहीं पाता है तो उसी को हम लोग इज कॉल्ड अ प्रेसिपिएशन रिएक्शन, जिस प्रक्रिया प्रेसिपिएशन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया करते जो पदार्थ नहीं घुलता उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस में कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास बन रहा है और प्लस में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो आपकी इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, हमें प्राप्त होता है इज अ प्रेसिपिएट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपके पास, एक अवक्षेप है, एक प्रेसिपिएट है। हेंस इट इज अ प्रेसिपिएशंस रिएक्शन। तो यही अवक्षेपण अभिक्रिया है। एनोदर एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिएशन रिएक्शन इज सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आपके पास बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन बेरियम जो सल्फेट है, बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस प्रकार से हम इसके आंसर को दे सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के। आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना है। कोरिजन है आपके पास, तो वो संक्षारण है और रेंसिडिटी विकृत गंधिता है। तो फर्स्ट वाले के आंसर को हम लोग देखते हैं। कोरिजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मेटल्स यूजुअली मेटल्स। तो संक्षारण एक ऐसे प्रक्रिया के द्वारा होता है, दर्शाया जाता है जो किसी पदार्थ, संभवतः हम लोग मेटल्स धातु के बारे में बात कर सकते हैं। डिट्रिएट एज अ रिजल्ट अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होती है कब, जब वो वायु की उपस्थिति में हो, नमी मॉइस्चर में हो, या केमिकल कोई रासायनिक अभिक्रिया हो। तो इस क्रियाओं के द्वारा जो है कुछ उस पर परत चढ़ जाती है या फिर कुछ उसका नष्ट होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, आयरन जो है नमी की उपस्थिति में रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और फॉर्म हाइड्रेट आयरन, तो हाइड्रेट आयरन को वो बनाता है। यहाँ पर आयरन दिखा रखा है, ऑक्सीजन दिखा रखा है और ये जल है, जल के संग क्रिया करके ये आपके पास हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण उसकी परत नष्ट होने लग जाती है। इसी प्रोसेस में क्या होता है, दिस हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, और इसके कारण इसमें जंग लगना चालू हो जाता है। सेकंड नंबर पे रेंसिडिटी को देखते हैं हम लोग, विकृत गंधिता।
तो द प्रोसेस ऑफ oxidation of fats oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। एक ऐसी विक्रिया जब किसी चीज़ का किसी वसा वगैरह या फिर तेल का ऑक्सीडाइजेशन होता है या फिर उपचयन ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसी विक्रिया में क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं कि उसमें कुछ बदलाव होता है, जैसे उसके टेस्ट में, स्वाद में, या फिर उसकी जो स्मेल होती है उसमें, सुगंध में। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द टेस्ट, स्मेल और बिटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। तो उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होने लग जाता है जब बहुत लंबे समय तक किसी बर्तन में रखा जाता है, फिर रखा जाता है। रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, तो हम लोग इससे बच सकते हैं रेंसिडिटी से। तो किस तरीके से बच सकते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो हमें जो है जिस कंटेनर में जो है हवा ना जा सके उस कंटेनर में चीज़ों को रखना चाहिए। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, हमें फ्रिज वगैरह में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, तो हमें ऑक्सीकारक ऐड करने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन वगैरह चिप्स वगैरह में ऐड की जाती है। स्टोरिंग फूड एंड एनवायरमेंटल ऑफ नाइट्रोजन, तो जाहिर है कि नाइट्रोजन को ऐड करके हम लोग उसको बचा सकते हैं। देखिए और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। गिव रीजन्स वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ ब्लैक कलर्ड बोतल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इफ़ वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ नॉर्मल बोतल, यदि हम सिल्वर क्लोराइड को जो है किसी नॉर्मल बोतल में रखते हैं तो आवर सिल्वर क्लोराइड में नॉट बी फाउंड लेटर, तो वो हमें बाद में प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह सूर्य से रिएक्शन करके और उड़ जाता है वो क्लोरीन गैस बन करके। एज वेल ऑल नो दैट डार्क ब्लैक कलर कैन ब्लॉक द सनलाइट, और हम जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो सूरज के प्रकाश को अपने अंदर रोक लेता है। देयरफॉर, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन अ डार्क कलर्ड बोतल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। इसी वजह से सूरज से सुरक्षा के लिए सिल्वर को जो है क्या नाम है, किसी डार्क बोतल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डज कॉपर यूटेंसिल्स शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जो वायु के संपर्क में तांबे के बर्तन चमक खो देते हैं, इसका कारण बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को देखते हैं हम लोग। तो हमारे देखिए आंसर है, कॉपर यूटेंसिल्स जनरली लूज देयर लस्टर ड्यू टू रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसें। तो जो तांबे के बर्तन होते हैं वो वातावरण में मौजूद गैसों से अभिक्रिया करते हैं और अपनी चमक को खो देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू दिस कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो जनरली जो है क्या नाम है, कलर में हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से वो अपनी चमक को खो देते हैं इस रिएक्शन के कारण। तो इसी के संग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मेरे अकॉर्डिंग, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपकी बुक से वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।